हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एंजाइम के बारे में कि एंजाइम क्या होते हैं, किसने इनकी सर्वप्रथम खोज की, क्या इनकी परिभाषा होती है और क्या इनके गुण होते हैं, क्या इनके कार्य होते हैं। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम एंजाइम के बारे में। तो देखते हैं एंजाइम क्या होते हैं। देखिए, एंजाइम वे उत्प्रेरक, एंजाइम परिभाषा देखिए, वे जैव उत्प्रेरक जो स्वयं अपरिवर्तित रहकर जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा देते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। आपने उत्प्रेरक नाम पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में उत्प्रेरक का नाम जरूर आता है। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। मान लो कोई अभिक्रिया 1 घंटे में संपन्न हो रही है तो उस अभिक्रिया को वो मात्र और मात्र 1 मिनट में कंप्लीट करवा देते हैं, उनको बोलते हैं एंजाइम। और जो अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है उसके अंत में उत्प्रेरक वैसे के वैसे बने रहते हैं जैसे कि वो हमने डाले थे किसी अभिक्रिया में। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक वो होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, या फिर हम कहें उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो स्वयं अपरिवर्तित रहकर रासायनिक अभिक्रिया की दर को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, तो उनको बोलते हैं हम उत्प्रेरक। अब वो उत्प्रेरक तो हो गए, एक सामान्य लैब में हम काम करते हैं उन अभिक्रियाओं के लिए। अब हमारे शरीर के अंदर जो अभिक्रियाएं होती हैं उन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए, यानी कि उन अभिक्रियाओं को जल्दी संपन्न कराने के लिए हमारे शरीर में भी बहुत सारे उत्प्रेरक पाए जाते हैं। उन उत्प्रेरकों को बोलते हैं हम जैव रासायनिक उत्प्रेरक, या फिर हम उनको बोल देते हैं एंजाइम। तो एंजाइम की परिभाषा क्या होगी? एंजाइम परिभाषा वही हो जाएगी जो उत्प्रेरक की होगी। तो क्या होगी कि एंजाइम वे जैव रासायनिक उत्प्रेरक होते हैं जो स्वयं अपरिवर्तित रहकर जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं? एंजाइम बोलते हैं। तो ये तो हो गई हमारी परिभाषा। अब एंजाइम के बारे में कुछ सामान्य टर्मिनोलॉजी है, कुछ सामान्य जानकारी है कि किस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की, किसने सर्वप्रथम एंजाइम नाम दिया, किस एंजाइम का सर्वप्रथम क्रिस्टलीकरण किया गया, किस एंजाइम की सबसे पहले खोज हुई थी। इन सभी बातों के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खोज की। तो एंजाइम की खोज ब्रेजिलियस नामक वैज्ञानिक ने की, यानी कि सर्वप्रथम जो एंजाइम की खोज हुई थी वो एक ब्रेजिलियस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। अब बात आती है एंजाइम की खोज तो हो गई, लेकिन एंजाइम नाम किसने दिया था सर्वप्रथम? तो सर्वप्रथम एंजाइम नाम एक वैज्ञानिक थे, कू हेने, उन्होंने सर्वप्रथम एंजाइम नाम दिया था। सर्वप्रथम एंजाइम नाम कू हेने द्वारा दिया गया। अब एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया गया। क्रिस्टलीकरण जानते हो? किसी भी द्रव वस्तु को ठोस अवस्था में परिवर्तित करना क्रिस्टल के रूप में। जैसे कि हमारे घरों में चाशनी होती है, उस चाशनी के क्रिस्टल से हम चीनी या हम बूरा बना सकते हैं। आप देखते हो नमक, तो नमक के आप जो नमक देखते हो वो क्रिस्टल होता है, नमक के क्रिस्टल होते हैं। यदि उनको हम पानी में घोल दें तो द्रव अवस्था में हो जाएंगे। तो द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने को क्रिस्टल बोलते हैं। तो कुछ एंजाइमों का क्या किया गया? क्रिस्टलीकरण किया गया, और वो किया गया था, एक वैज्ञानिक थे समनर। तो समनर वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम एंजाइमों का क्रिस्टलीकरण किया था, और जिस एंजाइम का सर्वप्रथम क्रिस्टलीकरण किया गया था वो एंजाइम था यूरिएज। कौन सा था? यूरिएज। तो देखते हैं इसको। सर्वप्रथम एंजाइम का शुद्ध क्रिस्टलीकरण समनर द्वारा किया गया, यह एंजाइम यूरिएज था। ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि सर्वप्रथम एंजाइम का शुद्ध क्रिस्टलीकरण किसने किया। तो आप आंसर दोगे समनर नाम के वैज्ञानिक ने किया। अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि सर्वप्रथम किस एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया गया? तो सर्वप्रथम यूरिएज नामक एंजाइम का शुद्ध क्रिस्टलीकरण, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हम क्रिस्टलीकरण की बात नहीं कर रहे, हम शुद्ध क्रिस्टलीकरण की बात कर रहे हैं, और शुद्ध क्रिस्टलीकरण तो यूरिएज एंजाइम का किया गया था। आगे देखिए, सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम। अब बात ये आती है कि सर्वप्रथम कौन सा एंजाइम खोजा गया? तो सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम जाइमेज था, जिसे यीस्ट कोशिकाओं से प्राप्त किया गया। किससे प्राप्त किया गया? एक यीस्ट कवक होता है, उसकी कोशिकाओं से इस एंजाइम को प्राप्त किया गया था सर्वप्रथम।
और ये एंजाइम था जाइमेज। तो हम कह सकते हैं सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम जाइमेज था, जिसे यीस्ट कोशिकाओं से प्राप्त किया गया था। अब ये तो एंजाइम के बारे में सामान्य जानकारी हो गई। अब एंजाइमों के कुछ विशेष गुण होते हैं, तो हमें उन विशेष गुणों के बारे में देखना है कि एंजाइम के विशेष गुण क्या क्या होते हैं। तो देखते हैं एंजाइम के विशेष गुण। ये रंगहीन ठोस पदार्थ होते हैं जो जल में विलय होते हैं, यानी कि जो एंजाइम है वो ठोस पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। और कैसे ठोस होते हैं? रंगहीन ठोस होते हैं जो कि जल में विलय होते हैं, यानी कि जल में विलय होते हैं, घुलनशील होते हैं। दूसरी बात आती है कि इनका जो आणविक द्रव्यमान है वह उच्च होता है। इनका आणविक द्रव्यमान उच्च होता है, यहाँ पर उच्च और लिखा होगा। इनका आणविक द्रव्यमान उच्च होता है तथा ये जटिल कोलाइडी पदार्थ होते हैं। तो ये इनके दो विशिष्ट गुण हो गए। अगला देखते हैं, एंजाइमेटिक क्रियाओं हेतु अनुकूल ताप 20 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उच्च ताप पर एंजाइम विकृत हो जाते हैं, जबकि निम्न ताप पर एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं। देखिए क्या बात कही गई है। बात ये कही गई है कि जो एंजाइमेटिक क्रियाएं हैं, यानी कि वे जैव रासायनिक अभिक्रिया जो एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती हैं, उन अभिक्रियाओं के लिए अनुकूलतम ताप होता है 20 से लेकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड। या फिर हम इसे इस प्रकार से कह सकते हैं कि जिस जीव में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उस जीव का जो शारीरिक ताप होता है वो ताप उन अभिक्रियाओं के लिए एक अनुकूल ताप होता है। यदि इस तापमान की रेंज से, यानी कि ज़्यादातर जीवों का तापमान 20 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ही आता है, यदि इस तापमान से यदि हम उच्च तापमान कर देंगे किसी जैव रासायनिक अभिक्रिया के लिए, तो वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि उच्च ताप पर एंजाइम विकृत हो जाते हैं, एंजाइम नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि एंजाइम एक प्रोटीन होती है और प्रोटीन उच्च ताप पर नष्ट हो जाती है। तो एंजाइम उच्च ताप पर क्या हो जाते हैं? एंजाइम उच्च ताप पर नष्ट हो जाते हैं और निम्न ताप पर एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं। यानी कि यदि हम टेम्परेचर को 20 से कम कर देंगे तो एंजाइम काम करना बंद कर देंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर कही गई है, एंजाइमेटिक क्रियाओं हेतु अनुकूल ताप 20 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उच्च ताप पर एंजाइम विकृत हो जाते हैं, जबकि निम्न ताप पर एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं। जीवधारियों में एंजाइम उनके शारीरिक ताप पर अच्छा कार्य करते हैं, यानी कि एंजाइम अच्छा कार्य करें उसके लिए तापमान आवश्यक है, जो शरीर का शारीरिक ताप होता है जीवधारियों का, वो ही। अब कहें कि एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए एंजाइम की कितनी मात्रा आवश्यक होती है, तो एक जैव रासायनिक अभिक्रिया के लिए एंजाइम की अति सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है, यानी कि बहुत कम मात्रा इस एंजाइम की आवश्यक होती है किसी अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए। क्यों? क्योंकि इनकी उत्प्रेरक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, या फिर हम कहें कि बहुत अधिक उत्प्रेरक क्षमता होती है। उत्प्रेरक क्षमता का मतलब है किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ाना, किसी अभिक्रिया के संपन्न होने के समय को कम करना। जैसे कि कोई अभिक्रिया एक घंटे में संपन्न हो रही है, उसे 1 मिनट में संपन्न करवाना, इसे कहेंगे उत्प्रेरक क्षमता। तो एंजाइम जैव रासायनिक क्रियाओं हेतु सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं, क्योंकि इनकी उत्प्रेरक क्षमता बहुत अधिक होती है। अब अगली बात आती है कि एंजाइम अति विशिष्ट होते हैं, यानी कि एंजाइम बहुत ज़्यादा विशिष्ट होते हैं। ये किसी दूसरे सबस्ट्रेट पदार्थ के लिए काम में नहीं आ सकते, यानी कि जो एंजाइम दूध प्रोटीन पर कार्य कर रहा है तो वो दूध प्रोटीन पर ही कार्य करेगा, किसी दूसरी प्रोटीन पर कार्य नहीं करेगा। या फिर हम कहें कोई एंजाइम ऐसा है जो दूध से दही जमा रहा है, तो वो एंजाइम दूध से दही ही जमाएगा, वो कोई और अन्य काम नहीं कर सकता। क्या कहें कि वो अन्य काम नहीं कर सकता, यानी कि एंजाइम अपने आप में बहुत ज़्यादा विशिष्ट होते हैं। अगली बात आती है कि अधिकांश एंजाइम उदासीन पीएच यानी कि अधिकांश एंजाइम उदासीन पीएच 6 से लेकर 8 के आसपास अधिक सक्रिय होते हैं। हम जानते हैं कि उदासीन पीएच कितनी होती है? उदासीन पीएच 7 होती है। तो इस 7 के आसपास 6 या 8 पीएच की जो रेंज है, इस रेंज में ही एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो भिन्न पीएच पर कार्य करते हैं, लेकिन अधिकांश यानी कि मोस्टली ज़्यादातर एंजाइम तो इसी पीएच पर कार्य करते हैं। अब जो एंजाइम होते हैं वो अभिक्रिया के वेग में 22 गुना तक वृद्धि
एंजाइम अभिक्रिया के वेग में 10 की पावर 22 गुना तक वृद्धि कर देते हैं। यानी कि कोई अभिक्रिया जो संपन्न हो रही है उसके समय को 10 की पावर 22 गुना कम कर देते हैं। समझ में आया? ये वैल्यू बहुत अधिक होती है। यानी कि मान लो कोई अभिक्रिया वर्षों में संपन्न हो रही है तो उस अभिक्रिया को ये कुछ ही सेकंडों में संपन्न करवा देंगे। और अगली इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि प्रोटीन के बने होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, कुछ एक एंजाइम को छोड़ के। जैसे कि राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है वो नहीं बना होता तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर एंजाइम क्या होते हैं, ज़्यादातर एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हमने एंजाइम के बारे में पढ़ी। हमने एंजाइम की परिभाषा देखी जो आपको नोट्स में ऐसे कैसे लिखनी है। उसके बाद में हमने एंजाइम की कुछ टर्मिनोलॉजी देखी है, कुछ टर्म्स देखी हैं, कुछ तथ्य देखे हैं जो कि आपको ऐसे कैसे याद करने हैं और ये नोट्स में पूरे के पूरे बोर्ड को ऐसे कैसे आपको उतार देना है। इसके बाद में एंजाइम के विशेष गुण हैं, ये भी आपको सभी के सभी नोट्स में लिख देने हैं। तो ये सभी आपको आपके नोट्स में तैयार करने हैं, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए इनके द्वारा नोट्स में। स्टूडेंट, अब हम एंजाइमों का वर्गीकरण देखेंगे। यानी कि जो एंजाइम है उनकी बहुत सारी खोज हो चुकी है तो उनका वर्गीकरण आवश्यक हो गया। तो देखते हैं एंजाइमों का वर्गीकरण। देखिए एंजाइमों का वर्गीकरण, अब तक लगभग 3000 एंजाइम खोजे जा चुके हैं। कितने? लगभग 3000 एंजाइम अब तक खोजे जा चुके हैं, जिनमें से 300 एंजाइम का तो नामकरण भी किया जा चुका है। यानी कि अब तक 3000 एंजाइम खोजे गए हैं, उनमें से लगभग 300 एंजाइम का तो नाम भी दे दिया गया है कि इस एंजाइम का ये नाम है। अब इतने ज़्यादा एंजाइम हो गए तो फिर इनका वर्गीकरण आवश्यक हो गया कि कौन सा एंजाइम किस श्रेणी का है। तो इनका वर्गीकरण किया गया और इन्हें मुख्यतः 6 श्रेणियों में बांट दिया गया। कितने श्रेणियों में बांट दिया गया? 6 श्रेणियों में बांट दिया गया। इन्हें 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब 6 वर्ग कौन कौन से हैं? पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेज, दूसरा है ट्रांसफेरेज, तीसरा है हाइड्रोलेजेज, चौथा है लाइसेसेज, पांचवा है आइसोमरेज और छठा है लाइगेज या सिंथेटेज। अब हम इनको एक एक करके देखेंगे कि इन्हें किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है और इनमें कौन कौन से एंजाइमों को सम्मिलित किया गया है। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है ऑक्सीडो रिडक्टेज। आपने नाम सुना होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीरिडक्टेज नाम दिया गया उन एंजाइमों को जो एंजाइम ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। कौन से? वे एंजाइम जो ऑक्सीकरण व अपचयन की जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं उनको ऑक्सीडो रिडक्टेज नाम दिया गया। तो देखिए ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये एंजाइम ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। जैसे कि श्वसन है, श्वसन में सारी की सारी क्रियाएं ऑक्सीकरण व अपचयन की होती हैं। तो उन अभिक्रिया श्वसन की क्रिया में काम आने वाले उन एंजाइमों को जो ऑक्सीकरण अपचयन में भाग लेते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा समूह आता है ट्रांसफरेज। अब जो ट्रांसफरेज नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि ट्रांसफ़र करना। इनका काम क्या होता है ट्रांसफरेज का? कि ये एंजाइम एक समूह को दूसरे समूह से स्थानांतरित कर देते हैं। मान लीजिए ये कोई सबस्ट्रेट है ए, इस पर बी ग्रुप लगा हुआ है और ये सबस्ट्रेट सी है, इस पर ग्रुप डी लगा हुआ है। तो इस एंजाइम का काम क्या होगा? इस बी पदार्थ को डी पदार्थ से स्थानांतरित कर देता है, यानी कि बदल देता है। तो इनको कहेंगे हम ट्रांसफरेज एंजाइम। क्या कहेंगे? ट्रांसफरेज एंजाइम। तीसरे होते हैं हाइड्रोलेजेज। ये एंजाइम जल अपघटन की क्रियाओं में भाग लेते हैं। यानी कि जो एंजाइम जल अपघटन की क्रियाओं में भाग लेते हैं उन्हें हाइड्रोलेजेज एंजाइम कहते हैं। अगले आते हैं लाइसोजेज एंजाइम। ये एंजाइम बिना जल अपघटन के किसी पदार्थ को अपघटित कर देते हैं। देखियो हाइड्रोलेजेज क्या कर रहे हैं? जल अपघटन की क्रिया कर रहे हैं, जबकि लाइसेज क्या है? बिना जल अपघटन के किसी पदार्थ को विखंडित करना, किसी पदार्थ को अपघटित करना, वो तो कार्य होगा लाइसेज का। और जल अपघटन के द्वारा किसी पदार्थ को विखंडित करना काम होगा
हाइड्रोलिसिस का। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस एंजाइम जल अपघटन की क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, जबकि लाइसोलिसिस एंजाइम बिना जल अपघटन की क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। अब पांचवा आता है आइसोमरेज एंजाइम। अब आपने आइसोमेरिज्म यानी कि समावयवता पढ़ी है, तो आप कह दोगे कि वे एंजाइम जो समावयवीकरण अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है ये समावयवीकरण अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, उन्हें कहेंगे हम आइसोमरेज एंजाइम। अगला छठा प्रकार दिया हुआ है लाइगेज या सिंथेटेज। ये एंजाइम क्या होते हैं? ये एंजाइम संश्लेषण की क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। मान लीजिए ए व बी दो पदार्थ हैं, अब ये संश्लेषण कर रहे हैं ए बी अणु का, ए बी पदार्थ का। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को, जिनमें दो सबस्ट्रेट के अणु आपस में जुड़ते हैं, उन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइमों को बोलेंगे लाइगेजेज एंजाइम या सिंथेटेज एंजाइम्स। तो इस प्रकार से ये हमारा एंजाइमों का वर्गीकरण हो जाता है। हमने एंजाइमों को 6 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि एंजाइमों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बची है, वो है एंजाइम की क्रियाविधि, कि एंजाइम किस प्रकार से कार्य करते हैं। वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कि किस प्रकार एंजाइम कार्य करते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।